हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक शख्स ने महज एक जोड़ी जूते की मदद से कई कसिनोज लूट लिए तो क्या आप मानेंगे? मगर ये बिल्कुल सच है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही गैमलर के बारे में है जिसने टेबल पर बैठे बैठे कई दांव जीते और चुपचाप कसिनोज से बाहर निकल गया। ना तो कसिनोज को यह समझ आता कि वो जीत कैसे रहा है और ना ही उन्हें उस पर शक होता, और हर बार वो अपने जूते की मदद से टेबल पर दांव जीतने में कामयाब हो जाता। ये चीटिंग का वो तरीका था जो कसिनोज के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं अपनाया गया। इसीलिए किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चीटिंग हो कैसे रही है, और देखते ही देखते कई कसिनोज इसके शिकार होते चले गए। तो आखिर कैसे ये शख्स एक जोड़ी जूते की मदद से टेबल पर दांव जीत रहा था, और क्या कसिनोज कभी इसे पकड़ पाए, ये अपने आप में बहुत रोमांचक है। कहानी शुरू होती है लेस्टर, इंग्लैंड से, जब सन 1997 में दो पुलिस ऑफिसर एनाबेले कसिनो के अंदर दाखिल होते हैं। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कसिनो स्टाफ ने फ़ोन करके बुलाया था ताकि वो एक प्लेयर को बिल्डिंग के बाहर निकलने से पहले रोक सकें। ये एक 30 साल का अमेरिकन शख्स था जिसने 2 दिन पहले इस कसिनो में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, मगर चूंकि इससे पहले इसे कभी कसिनो में देखा नहीं गया था और ये अचानक 10,000 पाउंड जीत जाता है। कसिनो सिक्योरिटी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये जीता कैसे, क्योंकि इसने कार्ड्स की तरफ देखा भी नहीं था, मगर वो लगातार बार बार जीतता जा रहा था। एक डीलर ने यह भी बताया कि जैसे ये शख्स बेट लगाता था वैसे ही टेबल के नीचे से एक बजर टाइप की बहुत धीमी आवाज़ आती, और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो एक रिदम में अपने एक पैर को ज़मीन पर बार बार टैप कर रहा था। पैर को हिलाना और ज़मीन पर टैप करना एक नॉर्मल बिहेवियर है जिससे किसी को भी ना तो कोई सिग्नल और ना ही कोई चीटिंग दिखाई दी, मगर इसके बावजूद भी कुछ ऐसा था जो गलत था और जो कसिनोज की नज़रों से परे था। बहरहाल पुलिस ऑफिसर ने जब इस शख्स को पकड़ा तो वो बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहने लगा कि वो उनके साथ कोऑपरेट करेगा, और पुलिस उसे और उसके दोस्त को उनके होटल रूम में वापस ले गई। होटल वापस आने के बाद पुलिस ऑफिसर ने अब उनके रूम और लगेज की तलाशी लेनी शुरू की, और साथ ही साथ उन्हें एक गिटार केस भी मिला जिसमें कसिनो लॉयल्टी कार्ड्स रखे हुए थे। ये लॉयल्टी कार्ड्स लंदन, एम्स्टर्डम, ब्रसेल और बर्लिन जैसे अलग अलग शहरों के कसिनोज के थे। और तभी इन दोनों पुलिस ऑफिसर की नज़र एक मेटल ब्रीफकेस पर पड़ती है जो लॉक था। इस ब्रीफकेस को खोलने पर उसके अंदर लिथियम बैटरीज, जूते के इंसोल्स और 4 अलग अलग कसिनोज के मैप्स रखे हुए थे, मगर इन सबसे बड़ा सबूत जो था वो इस शख्स के पैरों के नीचे था। बहरहाल एक पुलिस ऑफिसर ने जब इस शख्स की जीन्स को ऊपर किया, उसे एक बैटरी दिखाई दी जो उसके पैर पर बंधी थी, और इस बैटरी से एक तार निकल रहा था जो उसके जूते की हील तक गया था। ये तार उसके दाएं पैर के जूते की हील तक गया था, जिसके अंदर एक छोटा सा सर्किट बोर्ड लगा हुआ था, और इस बोर्ड में प्रेशर स्विचेस लगे थे जिन्हें उंगलियों से दबाया जा सके। ये एक विनिंग मशीन थी जिसे बहुत सफाई और चालाकी से जूते के अंदर फिट किया गया था, और इस मशीन की मदद से ये शख्स ब्लैक जैक टेबल पर बार बार जीत रहा था। पुलिस और कसिनोज अब तक इस बात से बेखबर थे कि हील के अंदर छुपा यह डिवाइस इस शख्स को $1 मिलियन से ज़्यादा जिता चुका है, और ये सारे पैसे उसने 6 अलग अलग देशों के कसिनोज से जीते थे, जिसका किसी के पास कोई सबूत नहीं था। इस जीनियस चीटर का नाम था डैरिल पर्पस, जो 1975 में लॉस एंजल्स में रह रहा था, और उसकी उम्र महज 15 साल थी। क्योंकि उसे शुरू से ही कसिनोज में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो कसिनोज से जुड़ी बुक्स पढ़ता रहता, और जो आखिरी बुक उसने पढ़ी थी वो थी बीट द डीलर, जिसे एडवर्ड थॉप ने लिखा था, और इस बुक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। इस बुक से प्रभावित होकर अगली सुबह उसने अपने कपड़े एक छोटे से ब्रीफ केस में पैक किए और $50 लेकर बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ दिया। घर से निकलते ही उसने सबसे पहली बस लास वेगस के लिए पकड़ी, मगर ना तो उसके पास कोई प्लान था और ना ही कोई कनेक्शन था, तो बस एक आइडिया कि वो कार्ड काउंटिंग करके ब्लैक जैक टेबल पर जीतेगा। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये कार्ड काउंटिंग होती क्या है। गेम शुरू होने से पहले प्लेयर्स हर कार्ड को एक पॉइंट नंबर देते हैं, जिसमें 2 से लेकर 6 नंबर के कार्ड्स को -1 पॉइंट दिया जाता है, 7 से 9 नंबर के बीच के कार्ड्स को 0 नंबर दिया जाता है, और वहीं 10 जोकर, क्वीन, किंग और ए को +1 पॉइंट दिया जाता है। नंबर्स देने के बाद डीलर कार्ड्स को शफल करना शुरू करता है, और इसी दौरान प्लेयर इन कार्ड्स को दिए गए नंबर्स को टोटल अपने दिमाग में करने लगता है, और रनिंग काउंट जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब है गड्डी में उतना ही हाई कार्ड्स बचे हैं। अब इस रनिंग काउंट को असली काउंट में बदलने के लिए हाई और लो कार्ड्स को अलग अलग किया जाता है, और जब ट्रू काउंट में हाई कार्ड ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है तब ये प्लेयर्स अपनी बेट को बढ़ा देते हैं, और जब ये पॉसिबिलिटी लो होती है तो वो बेट कम लगाते हैं या फिर लगाते ही नहीं। बहरहाल लास वेगस पहुंचने के बाद डैरिल प्रैक्टिस करने के लिए छोटे छोटे दांव लगाने लगा, जिसमें वो घंटों ब्लैक जैक टेबल्स पर बिताता और हर कार्ड पर बहुत बारीकी से नज़र रखता।
वो इन कार्ड्स की गड्डियों से अपने होटल रूम में भी लगातार प्रैक्टिस करता रहता ताकि वो इतना माहिर हो जाए कि उसे इन कार्ड्स को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसी दौरान केन ऑस्टिन नाम के शख्स की नज़र उस पर पड़ जाती है। केन ऑस्टिन अमेरिका की सबसे कामयाब ब्लैकजैक टीम चलाता था और उसके प्लेयर हर हफ्ते कार्ड्स काउंटिंग का इस्तेमाल करके हज़ारों डॉलर्स जीतते थे। और ये वो मेथड था जैसे कसिनोज लीगली बैन नहीं कर सकते थे। हालांकि कार्ड काउंटिंग कहने और सुनने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि इसमें स्पीड, एक्यूरेसी और बहुत हिम्मत चाहिए थी जो डैरिल के पास थी। और ये वो टेस्ट महज 10 सेकंड में पास कर लेता है। कैन की टीम में कोई भी टेस्ट इतनी जल्दी पास नहीं कर पाया था और इसीलिए कैन उसे फ़ौरन अपनी टीम में शामिल कर लेता है, मगर अभी उसे सिर्फ नज़र रखने के लिए ही शामिल किया गया था। डैरिल का काम ये था कि वो भीड़ में मिल जाए और कार्ड्स की काउंटिंग पर नज़र रखे और जैसे ही हाई कार्ड्स का कंफर्मेशन मिले, टेबल पर बैठे टीम मेंबर को सिग्नल दे दे। इस सिग्नल को देने के लिए डैरिल अपने गाल खुजाता या फिर अपने कान को छूता और हर सिग्नल प्लेयर को बताता कि कब बैट लगाना है और कब नहीं। प्लेयर पर किसी को कोई शक ना हो, इसीलिए वो बोल्ड और लापरवाह होने का नाटक करते, मगर उनकी हर बैट पूरी तरह प्लान थी और इसके पीछे डैरिल के सिग्नल्स थे। उनका ये पैतरा काम करने लगा और कुछ ही महीनों में डैरिल इतने पैसे कमा रहा था जितने उसने कभी सोचे भी नहीं थे। अब वो इन पैसों से महंगे कसिनोज में जाकर बेट लगाने लगा और हर सुबह वो वहाँ से जीत कर निकलता। मगर 70 के दशक के कसिनोज बहुत ख़तरनाक थे क्योंकि इन्हें चलाने वाले ज़्यादातर लोग माफिया या क्रिमिनल्स थे। इन लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई इन्हें हरा कर चला जाए, और ख़ास करके एक 17 साल का वो लड़का जिसने अपने कैलकुलेशन से इन्हें हराने का रास्ता निकाल लिया हो। केन की पूरी टीम चीटिंग के रिस्क को बहुत अच्छी तरह जानती थी, मगर इसके बावजूद भी डैरिल लगातार खेलता रहा और जीतता रहा। सन 1976 आते आते केन की टीम बहुत सफाई और आसानी से इस पूरे चीटिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, जिसमें डैरिल हफ्ते की 5 रातों को कसिनोज में खेलता था। उन्होंने अपना एक पैतरा बना लिया था कि अलग अलग कसिनोज में जाओ, पैसे जीतो और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल आओ, इससे पहले कि कोई उनसे सवाल पूछे। उधर कसिनोज भी अपनी सिक्योरिटी और सर्विलेंस बढ़ाते जा रहे थे, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था क्योंकि ये पूरी टीम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे पहली बार शक की सुई डैरिल की तरफ घूमने लगी और कसिनोज देखते हैं कि एक शख्स है जो बार बार उनके सीसीटीवी कैमराज में दिखाई दे रहा है। एक कसिनो में पिट बॉस डैरिल के टेबल के पीछे आकर खड़ा हो गया और वो चुपचाप वहाँ खड़ा काफ़ी देर तक डैरिल को देखता रहा, मगर उसने डैरिल से कुछ भी नहीं कहा। इसके अगले 2 दिन बाद ही दूसरे कसिनो में एक पिट बॉस ने कुछ मिनटों के लिए डैरिल का पीछा किया ताकि उसे ये एहसास हो सके कि उस पर नज़र रखी जा रही है, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने डैरिल की पूरी टीम की बुनियाद हिला दी। डैरिल को पता चला कि कैन को हिल्टन कसिनो में पकड़ लिया गया है, जिसके बाद उसे एक कमरे में ले जाया गया और वहाँ उसे बहुत मारा गया है। बहरहाल कैन को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसका चेहरा 19 जगहों से टूटा था, और ये देख डैरिल को समझ आ गया कि उन्हें अपनी हद पार करने से रुकना होगा, क्योंकि ना तो वो पुलिस कंप्लेंट कर पाएंगे और ना ही पुलिस उनका साथ देगी। बहरहाल कुछ दिनों के लिए डैरिल अंडरग्राउंड हो जाता है और ये सब कुछ बंद कर देता है, मगर कुछ ही वक्त बाद वो फिर से एक छोटे कसिनो को अपना निशाना बनाता है। इस बार कसिनो में वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना था और वो छोटी बैट्स खेल रहा था, मगर तभी वो हुआ जिसका उसे डर था। डैरिल अभी खेल ही रहा था कि ब्लैक कोट पहना एक शख्स आता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उससे कहता है कि वो अपनी चिप्स उठाए और उसके साथ चले। डैरिल बिना कुछ कहे उसके साथ चला जाता है और वो दोनों एक कॉरिडोर से होते हुए एक बेसमेंट तक पहुंचते हैं, जहां 2 लोग पहले से एक टेबल के पास बैठे हुए थे। इस टेबल पर कुछ औजार जैसे हथौड़ी, प्लायर्स और छुरियां रखी हुई थी, जिसे देख डैरिल के पसीने छूटने लगे और वो चुपचाप टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ गया। कुछ देर इस कमरे में बिल्कुल खामोशी छा जाती है और तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और ब्लैक सूट पहना एक आदमी कमरे में दाखिल होता है। यह आदमी जैसे ही टेबल के पास पहुंचा, उसने अपनी जेब से एक पेपर निकालकर डैरिल के सामने रख दिया। इस पेपर पर एक नंबर लिखा हुआ था और ये वो अमाउंट था जो डैरिल ने जीता था, और फिर ये शख्स डैरिल से कहता है कि हम तुम्हें जीत का आधा हिस्सा देंगे और तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। डैरिल इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने कोई सवाल नहीं किया, और तभी ब्लैक कोट पहना शख्स डैरिल से कहता है कि हम जानते हैं कि तुमने क्या किया है और हम तुम्हें जानबूझकर खेलने दे रहे थे। बहरहाल इतना कहकर वो शख्स बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद डैरिल को वैसे ही बाहर छोड़ दिया गया जैसे उसे अंदर लाया गया था। ये डैरिल के लिए एक मैसेज था कि कसिनोज उसके बारे में सब जानते हैं, और बाहर आकर उसने जीत की रकम का आधा हिस्सा लिया और टैक्सी में बैठकर सीधा अपने होटल आ गया। होटल रूम में पहुंचने के बाद वो काफ़ी देर तक चुप रहा, और अब उसे ये समझ आ गया था कि अगर उसे लगातार खेलना है तो उसे कसिनोज की नज़रों से गायब होना होगा और उसे कोई दूसरा और नया रास्ता निकालना होगा।
अब उसे कोई ऐसा रास्ता निकालने की ज़रूरत थी जिसमें कोई सिग्नल ना हो और जिसे कसिनोज की नज़र ना देख पाएँ, और तभी उसके दिमाग में वो आइडिया आया जिसने कसिनोज चीटिंग के इतिहास को ही बदल दिया। अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए डैरल कुछ दिनों बाद अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम था क्रेग। क्रेग एक कारीगर था जो जूता बनाता था और वो अपने काम में बहुत माहिर था। बहरहाल डैरल क्रेग को अपनी पूरी परेशानी बताता है और उससे कहता है कि वो बिना किसी की नज़र में आए कार्ड काउंटिंग करना चाहता है ताकि उसे कोई सिग्नल ना देना पड़े और किसी को उस पर कोई शक ना हो। अब वो दोनों एक कार्ड की गड्डी, एक नोटबुक और एक स्टॉप वॉच के साथ बैठते हैं और डैरल कई बार इन कार्ड्स को शफल करता है और क्रेग बहुत गौर से ये देख रहा था कि कैसे डैरल इन कार्ड्स के नंबर को कैलकुलेट करता है और कैसे इन्हें टैप करता है। क्योंकि हैंड सिग्नल्स काफ़ी रिस्की थे, इसीलिए वो अलग अलग मूवमेंट्स को टेस्ट करते हैं और तभी एक आइडिया निकल कर आता है। आइडिया ये था कि अगर ये सिग्नल जूते से आए तो कैसा रहेगा, और इसके बाद वो इसकी तैयारी में लग जाते हैं। सबसे पहले क्रेग एक जूते के डिज़ाइन का स्केच बनाता है और फिर इसी स्केच के हिसाब से जूता तैयार किया जाता है। जूता तैयार होते ही एक छोटा सर्किट बोर्ड बनाया गया जो इतना छोटा था जिसे आसानी से जूते की हील में छिपाया जा सके। इस सर्किट बोर्ड में 2 स्विचेस थे जिसे इंसोल के नीचे छुपाया गया था और एक छोटा बजर था जो उंगलियों के पास था। ये पूरा सिस्टम एक लिथियम बैटरी से कनेक्टेड था जिसे पैर के गट्टों के पास एक मेडिकल टेप से चिपकाया गया था और इस लिथियम बैटरी को मोजे और पैंट के नीचे छुपाया जाता था। अब सबसे ज़रूरी ये समझना है कि आखिर ये डिवाइस काम कैसे करता था, तो इसके लिए पैर के आगे वाली उंगली का इस्तेमाल किया जाता था। कार्ड्स के पॉइंट को ऐड करने के लिए उंगली को ऊपर टैप किया जाता और वहीं कार्ड्स के पॉइंट्स को माइनस करने के लिए उंगली को नीचे टैप किया जाता, और जब काउंट अपनी लिमिट तक पहुंच जाता बजर एक्टिवेट हो जाता। छोटे से बजर होने का मतलब था कि डेक में हाई कार्ड्स हैं और बड़े बजर का मतलब था कि डेक में लो कार्ड्स हैं, और ये सब कुछ बिना किसी सिग्नल के हो रहा था। आने वाले कुछ हफ्तों में क्रेग ने एक सैम्पल डिवाइस बनाया जिसमें अभी बहुत सी कमियां थीं। इस डिवाइस के वायर्स बाहर दिख रहे थे और बाकी पार्ट्स एक पुराने रेडियो से लिए गए थे, मगर हैरानी की बात यह थी कि यह काम कर रहा था। बहरहाल अब वक्त था इस डिवाइस को टेस्ट करने का, और इसके लिए पहले इस डिवाइस को जूते के अंदर फिट किया जाता है और डैरल ये जूता पहन लेता है। अब क्रेग कार्ड्स को शफल करना शुरू करता है और इस शफलिंग के मुताबिक डैरल कार्ड्स काउंटिंग कर रहा था और उंगलियों से स्विच को ऊपर नीचे टैप कर रहा था। हैरत की बात यह थी कि बजर बिल्कुल उसी वक्त बज रहा था जब उसे बजना चाहिए था, और तब क्रेग इस डिवाइस के डिज़ाइन को और बेहतर बनाने में लग जाता है। इस बार उसने सर्किट बोर्ड्स को और छोटा बनाया जिसमें और पतले वायर्स और अच्छे स्विचेस लगाए गए, और महीना ख़त्म होते होते ये पूरा डिवाइस एक हील के अंदर छुप गया जो सभी की नज़रों से ओझल था। इस डिवाइस की बैटरी एक बार चार्ज होने पर 8 घंटों तक चलती थी और ये डिवाइस अब पूरी तरह तैयार था, मगर लास वेगस के कसिनोज में खेलना अब उनके लिए बहुत रिस्की था क्योंकि उनके चेहरे अब जाने पहचाने हो चुके थे और कसिनोज भी अब पूरी तरह चौकन्ना थे। डैरल को अब ऐसे कसिनो की ज़रूरत थी जिन्हें आसानी से टारगेट किया जा सके, और कुछ रिसर्च करने के बाद वो फैसला करता है कि वो इंग्लैंड के कसिनोज को अपना निशाना बनाएगा। इंग्लैंड में जो कसिनोज थे वो लास वेगस के मुकाबले छोटे थे और वहाँ सिक्योरिटी भी उतनी टाइट नहीं थी, और इन कसिनोज को चुनने की एक वजह यह भी थी कि यहाँ के प्लेयर्स इतने एक्सपर्ट नहीं थे और कार्ड काउंटिंग के बारे में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। बहरहाल डैरल और क्रेग एक ब्रीफकेस में 2 जूते, एक एक्स्ट्रा सर्किट बोर्ड और कुछ बैटरीज पैक करते हैं और लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद वो लेस्टर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो छोटी छोटी बेट्स खेलकर अपनी डिवाइस को टेस्ट करेंगे और जीतकर कसिनो से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि उनका प्लान तो पूरी तरह तैयार था, मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि यूके के कसिनोज किसी भी प्लेयर को बिना मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के खेलने नहीं देते थे और इस रजिस्ट्रेशन में 48 घंटों का वक्त लगता था। डैरल और क्रेग ने 48 घंटों का पूरा फ़ायदा उठाया और इस दौरान उन्होंने अलग अलग कसिनोज के चक्कर लगाए और हर कैमरा, हर टेबल और हर एग्जिट को नोट करना शुरू किया। इसी दौरान वो अपने होटल रूम में लगातार हैंड मूवमेंट, चिप हैंडलिंग की प्रैक्टिस भी करते रहते और बजर को इतना बेहतरीन बना दिया कि भीड़भाड़ वाले रूम्स में भी वो खामोशी से सिग्नल देता। बहरहाल 48 घंटे पूरे होने के बाद वो अपना पहला टारगेट चुनते हैं और वो था एनाबेल कसिनो। अगले दिन डैरल एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर कसिनो में दाखिल होता है और उसने बहुत मामूली से जूते पहन रखे थे। इन मामूली जूतों को पहनने की वजह यह थी कि किसी की नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि लिथियम बैटरीज को उसने अपने मोजे और पैंट के नीचे चिपकाया था। बहरहाल डैरल टेबल पर जाकर बैठ जाता है और छोटी छोटी बेट्स लगाना शुरू करता है, और जैसे ही डीलर ने कार्ड शफल करना शुरू किए वो अपने पैरों की उंगलियों को काउंटिंग के हिसाब से ऊपर नीचे टैप करने लगा।
इस टाइपिंग की वजह से छोटा बजर बजा, जिसका मतलब था कि गड्डी में हाई कार्ड ज़्यादा हैं और उसने अपनी बेट बढ़ा दी। 5 हैंड्स खेलने के बाद बजर फिर से वाइब्रेट हुआ, मगर लंबी देर के लिए, और इस बार डैरल ने अपनी बेट को छोटा कर दिया। उसका ये डिवाइस बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था और किसी को कोई शक नहीं हुआ, और महज 1 घंटे के अंदर ही वो 10,000 पाउंड जीत चुका था। डैरल को समझ आ चुका था कि अब टेबल से उठने का वक्त आ गया है, क्योंकि पिट बॉस उसी की तरफ देख रहा था। और वो जैसे ही कैश काउंटर पर पहुंचा, कैशियर ने उससे कहा कि अभी उसके पास इतना कैश नहीं है और या तो वो चेक ले ले या फिर कल आकर अपना कैश ले ले। डैरल इस बात पर राज़ी हो गया और कसिनो से बाहर निकल गया, मगर वो इस बात से बेखबर था कि अगली सुबह उनके लिए एक मुसीबत लेकर आने वाली है। अगली सुबह डैरल और क्रेग दोबारा एनाबेल कसिनो पहुंचते हैं और इस बार भी वो अपने डिवाइस और पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो अपने जीत के 10,000 पाउंड कैशियर से लेंगे और इन पैसों से दोबारा खेलेंगे। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो दोनों जैसे ही कैश काउंटर के पास पहुंचे, 2 पुलिस ऑफिसर उन दोनों के पास आ गए, जिसमें से एक ने क्रेग को अपने पीछे आने के लिए कहा और दूसरे ऑफिसर ने डैरल को अपने साथ चलने के लिए कहा। डैरल और क्रेग बिना कोई सवाल किए इन पुलिस ऑफिसर्स के साथ चले गए, मानो वो पहले से ही इसके लिए तैयार हों, और उन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया गया, ताकि ना तो वो आपस में बात कर सकें और ना ही सेम कहानी सुना सकें। कसिनो के पीछे बने एक रूम में डैरल को एक पुलिस ऑफिसर के सामने बिठाया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। पहला सवाल करते हुए पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो और काम क्या करते हो। क्योंकि डैरल ने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी, इसीलिए वो कहता है कि वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और यहाँ अपने दोस्तों के साथ पहली बार ब्लैक जैक खेलने आया है। डैरल के जवाब को इग्नोर करते हुए पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम एक प्रोफेशनल गैम्बलर हो या नहीं, जिसके जवाब में डैरल इनकार कर देता है। पुलिस ऑफिसर उससे दोबारा सवाल करते हुए पूछता है कि तुम चीटिंग करने के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, मगर डैरल कोई जवाब नहीं देता और लगभग 1 घंटे चली पूछताछ के बाद भी डैरल अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। उधर पुलिस की दूसरी टीम होटल रूम में डैरल का सामान और उसके पूरे रूम की तलाशी ले रही थी, जिसमें उन्होंने ड्रॉवर्स और मैट्रेस की तलाशी ली और बैग्स को खोलकर पलटा दिया। इस तलाशी के दौरान उन्हें एक गिटार केस भी मिला, जिसे खोलने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और तभी उनकी नज़र एक ब्रीफ केस पर पड़ती है। इस ब्रीफकेस को वो जैसे ही खोलते हैं, उसके अंदर उन्हें कुछ सर्किट बोर्ड्स, वायर, स्विचेस, लिथियम बैटरीज और लंदन और बेल्जियम के कसिनोज के मेंबरशिप कार्ड्स मिलते हैं। एक पुलिस ऑफिसर इस स्विच को उठाता है और उसे कुछ देर देखने के बाद वापस रख देता है और इस ब्रीफकेस को बंद कर देता है। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स के हाथ कुछ सामान तो लगा था, मगर इसे देखने पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे ये साबित भी नहीं हो रहा था कि चीटिंग की गई है। मैं शक की बिना पर डैरल और क्रेग को पकड़ा गया था और जब उन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, तब उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। बहरहाल वो दोनों दोबारा कसिनो गए और वहाँ से अपने 10,000 पाउंड कैशियर से लिए और वहाँ से निकल गए, मगर उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उनका सिस्टम काम कर गया था। डैरल ये बात जानता था कि इस बार उनकी किस्मत साथ दे गई, क्योंकि ऑफिसर डिवाइस के हार्डवेयर को समझ नहीं पाया और कसिनोज के कैमराज में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा और अगली बार कसिनोज तैयार होंगे और उन्हें भी तैयार रहना होगा। अब डैरल और क्रेग यूके छोड़कर वापस अमेरिका चले जाते हैं और उसी वर्कशॉप में बैठकर दोबारा सारी बातों को सोचने लगते हैं कि कैसे कैशियर ने उन्हें पैसों के लिए अगले दिन बुलाया, कैसे पुलिस ने उनसे सवाल जवाब किए और कैसे उनके सामान की तलाशी ली गई। अब तक वो ये समझ चुके थे कि वो क्यों पकड़े नहीं गए, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि जूते के अंदर सर्किट बोर्ड और स्विच बोर्ड हो सकता है, और इसीलिए जब उन्हें सर्किट बोर्ड पार्ट्स मिले तब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। हालांकि डैरल ये समझ चुका था कि वो हमेशा बच नहीं पाएगा, इसीलिए उसने और क्रेग ने डिवाइस को और अपग्रेड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बजर को और छोटा किया और सर्किट बोर्ड के वायर्स को चेंज किया ताकि उसकी हीट कम हो सके, और उंगलियों के नीचे जो स्विच थे उन्हें छोटे सेंसर से बदल दिया गया। जैसे उनका डिवाइस अपग्रेड हो गया, डैरल ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, मगर इस बार वो लास वेगास और इंग्लैंड के कसिनोज को अपना टारगेट नहीं बनाने वाला था, बल्कि इस बार वो एम्स्टर्डम और ब्रिसल जैसे शहरों को अपना शिकार बनाने वाला था। अब वो जिस कसिनो में भी जाता, वहाँ मेंबरशिप लेने के लिए वो अलग अलग नामों का इस्तेमाल करता और साथ ही साथ अपना हेयर कट और हुलिया भी बदल लेता ताकि उसे कोई पहचान न सके। पहचान बदलने के साथ साथ वो हर बार जूते भी अलग कलर के पहनता और हर बार की तरह छोटे दांव खेलकर जीतता और बिना किसी को शक हुए कसिनो से बाहर निकल आता। अब उसने अपना एक रूल बना लिया था कि एक बार जीतने पर वो उस कसिनो में दोबारा नहीं जाएगा, और ये काम भी कर रहा था, क्योंकि अगले 6 महीनों में डैरल ने यूरोप के 1 दर्जन कसिनो में जुआ खेला और बिना किसी को शक हुए वहाँ से निकल गया।
डैरल अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि कसिनोज की नज़र अब उस पर पड़ चुकी है। और एक दिन फ्रैंकफर्ट कसिनो का एक सिक्योरिटी गार्ड डैरल को रोककर उससे चिप कैश आउट के बारे में पूछने लगा। सिक्योरिटी गार्ड बस चाहता था कि डैरल अपने चिप्स कैश कराए और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो लगातार जीते जा रहा था। जिनेवा के कसिनो में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ एक फ्लोर मैनेजर काफ़ी देर तक डैरल की टेबल के पीछे खड़ा रहा और वो उसे लगातार देखे जा रहा था। ये देख डैरल टेबल से खड़ा हुआ और अपने चिप्स कैश कराकर कसिनो से बाहर निकल गया और उसे ये समझ आ गया कि कसिनो दिन ब दिन चालाक और सख्त होते जा रहे हैं। कसिनो ने चीटर से निपटने के लिए अपने स्टाफ को और बेहतरीन ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी और साथ ही साथ वो सिविल ड्रेस में पुलिस ऑफिसर्स को भी अपने यहाँ रखने लगे ताकि वो चीटर्स को पकड़ सकें। कॉइन्स को कैश कराने के लिए भी नए रूल्स बना दिए गए, जिसमें प्लेयर्स की आईडी को स्कैन किया जाएगा और फिर उन्हें कैश दिया जाएगा। इसी दौरान डैरल को यह अंदाज़ा होने लगा कि उसके नाम और नकली नाम बार बार कसिनोज के सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसमें उसका चेहरा बार बार दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब उसने कसिनोज जाना थोड़ा कम कर दिया और धीरे धीरे सिलसिला पूरी तरह ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। सन 1980 आते आते उसने कसिनो चीटिंग पूरी तरह बंद कर दी और ना वो कभी एक्सपोज हुआ और ना ही पकड़ा गया और चुपचाप यूरोप छोड़कर चला गया। बहरहाल आने वाले कुछ महीनों में डैरल की फ़ोटो और शक की बिना पर कसिनोज ने उसे बैन कर दिया और अब वो उसे कसिनोज में बैठने तो देते, मगर उसे खेलने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि उसके खिलाफ कसिनोज के पास कोई सबूत नहीं था, मगर कसिनोज उसे अपने यहाँ बिठाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उनसे जीतकर पैसे ले जाए। डैरल ने भी फैसला कर लिया कि अब वो कभी कसिनोज में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि उसका काम हो चुका था और वो इतने पैसे कमा चुका था कि अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। सन 2010 में डैरल का नाम ब्लैक जैक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, इसलिए क्योंकि उसने बहुत सफाई और नए तरीके से ब्लैक जैक खेलकर बहुत सारे पैसे कमाए, जो पहले कभी कोई नहीं कर पाया। जहां ज़्यादातर प्लेयर्स अपने माइंड में कार्ड काउंटिंग करके ब्लैक जैक में जीते हैं, वहीं डैरल ने ये एक जूते और एक सर्किट बोर्ड से कर दिखाया। गैम्बलिंग छोड़ने के बाद उसने अपना एक बैंड बना लिया और पूरे अमेरिका में जगह जगह परफॉर्म करने लगा और ऑडियंस में बैठा कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि स्टेज पर जो शख्स गा रहा है वो कभी एक कसिनो स्कैमर था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।